Dear students, we discuss the unemployment, seasonal unemployment and hidden unemployment, founded the agriculture sector for rural area and the urban area educated unemployment has become a common phenomenon. Unemployment leads to wastage of manpower, resource. People who are an asset for the economy turn into liability. There is a feeling of hopelessness and despair among the youth. People do not have enough money to support their family. Inability of educated people who are willing to work to find gainful employment implies a great social waste. Unemployment lead to wastage of manpower. जब किसी को रोजगार नहीं मिलता है या यूँ कहें कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो जो मैन पावर है, मैन पावर की जो रिसोर्सेज है उसकी बर्बादी होती है। मानव की जो शक्ति है, मानव की जो स्किल है उसकी बर्बादी होती है। जो लोग अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति होते हैं, माने अर्थव्यवस्था के ग्रोथ के लिए जो लोग उपयोगी होते हैं, ऐसे लोग अनएम्प्लॉयमेंट के कारण बोझ बन जाते हैं। पीपल हु आर एन एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू ए लायबिलिटी। जो व्यक्ति अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी है, अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकता था, उसको कोई काम नहीं मिला, यदि कोई काम वो नहीं कर पा रहा है, ऐसी स्थिति में वह जो है एक बोझ बन जाता है या दायित्व बन जाता है परिवार का या समाज का। भाई परिवार में कोई नहीं कुछ कर रहा है तो क्या होगा, वो परिवार के ऊपर ही तो, परिवार का ही तो दायित्व हो जाएगा, परिवार का ही तो दायित्व बनेगा कि उस व्यक्ति को की जो भी मिनिमम आवश्यकता है उस आवश्यकता को परिवार ही तो पूरा करेगा। इसी तरह से अगर हम देश की बात करें तो फिर अगर ऐसी जनसंख्या, ऐसी पॉपुलेशन, एक बड़ी पॉपुलेशन हो गई तो ये उस देश का दायित्व बन जाता है, उस देश के लिए वो पॉपुलेशन बोझ बन जाती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की कुछ न कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। भोजन, वस्त्र, ये तो उसे चाहिए ही चाहिए। और पता चला कि वो कोई काम नहीं कर रहा है
वो काम कर सकता है, उसके अंदर वो शक्ति है, वो स्किल है कि वो काम कर सकता है और अपने देश की अर्थव्यवस्था के लिए जो है वो लाभदायी हो सकता है। लेकिन स्थितियां क्या है कि उसे एम्प्लॉयमेंट मिला ही नहीं, तो अब वो एक जो है बोझ हो गया, वो एक दायित्व हो गया परिवार, समाज या देश के लिए। युवकों में माने यूथ के अंदर निराशा और हताशा की भावना होती है। इसको आप देख भी सकते हैं, अभी महसूस तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी महसूस आप 3 साल के बाद करेंगे, जब पास आउट इंटर पास आउट करके जब जाएंगे तब उस चीज़ को महसूस भी करने लगेंगे, अनुभव भी करने लगेंगे कि यूथ के अंदर किस प्रकार की हताशा और निराशा एक लंबी चौड़ी डिग्री लेने के बाद जब व्यक्ति को अपनी योग्यता अनुसार काम नहीं मिलता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, तो कैसी निराशा उसके अंदर आती है, कैसी हीन भावना पैदा होती है। इस बात को जो है देखने से ज़्यादा अच्छा है कि इसको अनुभव करना, समझना। अगर पास पड़ोस में कोई ऐसा भाई बंधु अपना है तो उससे बातचीत अगर आप करने की कोशिश करिए या उससे बातचीत होती है तो उसकी इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती। शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने के इच्छुक हैं और सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, यह एक बड़ा सामाजिक अपव्यय है। माने ये समाज के लिए, सोसाइटी के लिए भी एक चैलेंज है। सोसाइटी में अगर इस तरह के लोगों की संख्या बढ़ती गई तो अनेक प्रकार की जो है चुनौतियां जो है समाज को झेलना पड़ता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्या होगा। इस तरह की घटनाएं, इस तरह की प्रवृत्तियां, छीना झपटी, इस तरह की चीज़ें तो उस तरफ इशारा कर रहा है कि समाज में, सोसाइटी में एक जो है सोसाइटी के लिए भी ये अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो है एक चैलेंज के रूप में सामने आएगी। Unemployment tends to increase economic overload, the dependence of the unemployed on the working population increase, the quality of life of individual as well as of society is adversely affected. When a family has to live on a bare subsistence level, there is a general decline in its health status and rising withdrawal from the school system. अनएम्प्लॉयमेंट से आर्थिक रूप में वृद्धि, आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। स्वाभाविक है, बट नेचुरल है। जब एनी पर्सन वर्क नहीं मिलेगा, कोई वर्क नहीं करेगा तो आर्थिक बोझ में वृद्धि स्वाभाविक है होना। और जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन पर भी क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों की निर्भरता बढ़ेगी किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य स्तर में एक आम गिरावट आती है और स्कूल प्रणाली में से
अलगाव में वृद्धि होती है। व्यक्ति अनएम्प्लॉयमेंट है तो स्वाभाविक है जो पोषण की आवश्यकता उसको है वह पोषण वो नहीं प्राप्त करेगा, और वो पोषण नहीं प्राप्त करेगा तो उसके हेल्थ डाउन होगा। हेल्थ में अगर ज़्यादा हेल्थ डाउन होता है तो इधर उधर से अपने स्वास्थ्य की चिंता करेगा, घर की जो भी पूंजी है वो भी उस पर इन्वेस्ट होगी। ऐसी स्थिति में क्या है कि परिवार में स्कूलिंग एज के जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनकी जो है स्कूलिंग सिस्टम में ब्रेकअप होगा, और इस तरह से जो है स्कूल कॉलेज ड्रॉप करने वाले लोगों की भी संख्या बढ़ेगी। तो एक अनएम्प्लॉयमेंट से कितनी प्रॉब्लम जुड़ जाती है, ये सारी चीज़ें उस व्यक्ति के साथ होंगी। Hence, unemployment has detrimental impact on the overall growth of economy. Increase in unemployment is an indicator of a depressed economy. It also wastes the resource which could have been gainfully employed. If people cannot be used as a resource, they naturally appear as a liability to the economy. इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का सबसे अत्यधिक प्रभाव और अहितकर प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। अर्थव्यवस्था डाउनफॉल करती है, डाउन जाती है। मैंने इकोनॉमिक के लैंग्वेज में मंदी का दौर शुरू होता है, यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता था। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका तो वो स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे। इन केस ऑफ इंडिया स्टैटिकली द unemployment rate is low. A large number of people represented with low income and productivity are counted as employed. They appear to work throughout the year, but in terms of their potential and income, it is not adequate for them. The work that they are pursuing seems forced upon them. They may therefore want other work of their choice. Poor people cannot afford to sit idle. They tend to engage in any activity irrespective of its earning potential. Their earning keeps them on a bar subsistence level. स्टैटिकल दृष्टि से, सांख्यिकी के दृष्टि से या सांख्यिकी के रूप में भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में की जाती है।
वो पूरे वर्ष काम करते प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से यह उनके लिए पर्याप्त नहीं है। वे काम तो कर रहे हैं, पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये काम उन पर थोपे हुए हैं, इसलिए शायद वे अपनी पसंद का कोई अन्य काम करना पसंद कर सकते हैं। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते, वे किसी भी काम से जुड़ जाना चाहते हैं, चाहे उसमें कितनी भी कमाई हो। अपनी इस कमाई से वो किसी तरह जीवन निर्वाह कर पाते हैं। कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता, तो मरता वो हर काम करेगा जो शायद ठीक ठाक स्थिति में होता तो वो नहीं करता। जब जीवन पर संकट आता है तो व्यक्ति को कुछ न कुछ करना पड़ता है, लेकिन जो उसकी योग्यता है, जो उसकी कार्यक्षमता है, अगर उस योग्यता और कार्यक्षमता के अनुसार और उसके रुचि के अनुसार काम नहीं है, तो एक तरह से उसके ऊपर या तो काम थोपा गया है या मजबूरी में वह उस काम को स्वीकार किया है। तो ऐसी स्थिति भी देश के आर्थिक तरक्की में या देश के आर्थिक समृद्धि में एक तरह से बाधक ही होता है। मोर ओवर द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज characterized by self-employment in the primary sector. The whole family contributes in the field, even though not everybody is really needed. So there is hidden unemployment in the agriculture sector, but the entire family shares what has been product. This concept of sharing of work in the field and the produce reduce the hardship of unemployment in the rural sector, but this does not reduce the poverty of the family. Gradually, surplus labor from every household tends to migrate for the village in search of jobs. हम सबको पता है कि एग्रीकल्चर जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर में लोग जो भी एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर ही हमको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर का, वहाँ सभी लोगों की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी कोई और दूसरा चारा न होने के कारण या दूसरा काम न होने के कारण पूरा परिवार कृषि के कार्य में लगा रहता है और यह बिना आवश्यकता के जो कार्य में सब लोग लगे रहते हैं, इसी को हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं या प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऐसी बेरोजगारी जो दिखने में नहीं आती है, लेकिन अब एग्रीकल्चर फील्ड पर लोग काम कर रहे हैं, 2 लोगों की आवश्यकता है, 3 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन काम 6 लोग कर रहे हैं, तो कोई भी बाहर से देखेगा
तो वो तो कहेगा कि नहीं, यहाँ काम कर रहे हैं भाई लोग, 6 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आवश्यकता 6 की नहीं है। इसलिए यह जो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है ये दिखाई नहीं पड़ता है। जो भी उत्पादन होता है उसमें पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती है। खेत के काम में साझेदारी और उत्पादित फसल में हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की कठिनाई में कमी लाती है, लेकिन इसमें परिवार की गरीबी कम नहीं होती और प्रत्येक परिवार से अधिशेष श्रमिक माने जो बचते हैं लोग, जो उस काम से बाहर निकलते हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं है उस खेत में, ऐसे श्रमिक रोजगार की तलाश में गांवों से कहाँ जाते हैं? शहर की ओर जाते हैं भाई। शहर ही तो जाएंगे, अगर गांव में खेती के अलावा कोई काम है तो गांव से निकलेगा ही क्यों कोई? अब उनकी मजबूरी है गांव से निकलना, इसलिए गांव से निकल करके ऐसे लोग शहर की ओर पलायन करते हैं। और शहर के जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व जिसको कहते हैं, उसको बढ़ाने का काम करते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन द 3 सेक्टर मेंटेन्ड earlier. Agriculture is the most labor absorbing sector of the economy. In recent years, there has been a decline in the dependence of population on agriculture, partly because of hidden unemployment discussed earlier. Some of the surplus labor in agriculture has moved to. अब ये जो तीनों क्षेत्रक हमारे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड सेक्टर, उसमें कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कृषि है। पिछले वर्षों तक जो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का कारण था वह कृषि पर जनसंख्या की निर्धनता से कुछ कमी अवश्य आई है। कृषि अधिशेष श्रम का कुछ भाग द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में चला गया है। द्वितीयक क्षेत्रक में छोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण का मतलब जब किसी वस्तु को कल कारखाने या उद्योग में जब हम बनाते हैं तो उसको विनिर्माण कहते हैं। विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक अभिशोषण है। तृतीयक क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि सरीखी विभिन्न नई सेवाएं सामने आ रही हैं, जिसके कारण एग्रीकल्चर कृषि के ऊपर डिपेंडेंसी थोड़ा कम हो रही है। यहाँ पर एक देखिए स्टोरी दिया है, एक गांव की स्टोरी है। इस स्टोरी को देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या है, और इस स्टोरी के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। स्टोरी के माध्यम से ये क्या बताना चाहता है उसको हम लोग देख लेते हैं।
There was a village inhabited by several families. Each family product enough to feed its members. Each family met its needs by the members making their own class and teaching their own children. One of the families decided to send one of its sons to an agriculture college. The boy got his admission in the nearby College of Agriculture. After some time, he became qualified in agro-engineering and came back to the village. He proved to be so creative that he could design an improved type of plow which increased the yield of wheat. Thus, a new job of agro-engineer was created and filled in the village. The family in the village sold the surplus in a nearby neighboring village. They earned good profit, which they shared among themselves. Inspired by this success, all the families, after some time, held a meeting in the village. They all wanted to have a better future for their children too. They requested the panchayat to open a school in the village. They assured the panchayat that they would all send their children to school. The panchayat, with the help of government, opened a school. A teacher was recruited from a nearby town. All the children of this village started going to school. After some time, one of the families gave training to his daughter in tailoring. She started stitching clothes for all the families of the village, for everyone now wanted to buy and wear well tailored clothes. Thus another new job, that of tailor, was created. This had another positive effect. The time of the farmers in going for buying clothes was saved, as the farmer spent more time in the field. The yield of farmers went up. This was the beginning of prosperity. The farmers had more than what they could consume. Now they could sell what they produced in other who came to their village markets. Over time, this village, which formerly had no job opportunities in the beginning, had many like teacher, tailor, agro-engineer and many more. This was the story of a simple village where the rising level of human capital inbuilt it evolved into a place rich with complex and modern economy activities. यहाँ पर एक एग्रो इंजीनियर और एक टेलर एक ही गांव में किस तरह से ये दोनों अपने गांव के लोगों को ट्रेंड करते हैं और इकोनॉमी को इंक्रीज करते हैं। एक ही गांव है जहाँ कई परिवार रहते हैं। एक परिवार जो है अपने बच्चे को पढ़ाता है और इस तरह प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी कर लेते हैं। एक परिवार है वो अपने बेटे को एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ने भेजता है। लड़का वहाँ से जो है एग्रो इंजीनियरिंग
की डिग्री लेकर गांव वापस आता है और वहाँ पर जो है नया काम वो क्रिएटिव करता है, न्यू जॉब वर्क क्रिएटिव करता है और वहीं उसकी पूर्ति हुई। गांव के उस परिवार ने अपने अधिशेष फसल निकट के गांव में बेच दी। उन्हें इससे अच्छा लाभ हुआ जिससे उन्होंने आपस में बांट लिया। इस सफलता से प्रेरित होकर कुछ समय पश्चात गांव के सभी परिवारों ने बैठक की कि वे अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य चाह रहे थे। उन्होंने पंचायत में गांव से स्कूल खोलने का अनुरोध किया और पंचायत ने उनके अनुरोध को स्वीकार भी किया। पंचायत ने सरकार की मदद से का कानून खोला। निकट के कस्बे में एक शिक्षक की नियुक्ति की गई। इस गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। पश्चात गांव में एक परिवार अपने एक लड़की को सिलाई का प्रशिक्षण दिलाया। वह अब गांव में सभी लोगों के लिए कपड़े सीने लगी, क्योंकि अब सब लोग अच्छे ढंग से सिले कपड़े पहनना चाहते थे। इस तरह दर्जी का एक नया काम सृजित हुआ। इसका एक और सकारात्मक प्रभाव हुआ। किसानों को कपड़े खरीदने के लिए दूर जाने में लगने वाला समय अब बचने लगा। इस तरह से यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से एक स्किल डेवलप पर्सन जो है नए अवसरों का सृजन कर सकता है और उसके नए अवसरों के सृजन का गांव में और फिर गांव से समाज में स्वाभाविक रूप से प्रभाव पड़ता है। लोग उससे प्रभावित होकर के अपने अपने घर के बच्चों को भी इस तरह की जो है शिक्षा वो देते हैं और कोशिश करते हैं कि मेरा भी बच्चा इस तरह से कार्य करे। और दूसरा, टेलर के रूप में जो टेलरिंग का काम सीख कर आई महिला, वो पूरे गांव भर के कपड़ों की सिलाई करने लगी। साथ में वो ट्रेनिंग देने का भी काम किया। इस प्रकार से जो है इन परिवर्तनों से परिवार की जो आर्थिक स्थिति में वृद्धि होती ही है, साथ में पूरे गांव या समाज में भी एक संदेश जाता है और लोग प्रेरित होते हैं, जिस कारण से वो अपने बच्चों के लिए भी उस रास्ते का चयन करते हैं कि उनका भी बच्चा पढ़ लिख करके इस तरह के क्रिएटिव काम को करे। और इस तरह की सोच अगर विकसित हुई तो निश्चित रूप से ह्यूमन रिसोर्सेज एक यूजफुल रिसोर्सेज के रूप में हम लोगों के सामने आएगा। अन्यथा यदि जॉब क्रिएट नहीं हम कर पाते हैं और सबको जॉब प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट यदि बढ़ता गया तो जो पॉपुलेशन है वो हमारे लिए एक रिस्पांसिबिलिटी हो जाएगी। हमारे लिए मीन्स इस देश के लिए एक रिस्पांसिबिलिटी हो जाएगी, जो किसी भी देश के विकास का तो सूचक कतई नहीं है और देश हित का ही सूचक है। उसमें देश का हित भी नहीं होने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज के विषय में चर्चा हुई। थैंक यू।